नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग हिंदी का क्लास लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आने वाली सभी ग्रुप सी की परीक्षाओं के लिए हम लोगों ने ये बैच चलाया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जीएस शाम 7 बजे पढ़ते हैं, 7:30 बजे उत्तराखंड जीएस के कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं और रात को हिंदी भाषा का हिंदी हिंदी की क्लास हम लोग रात 8 बजे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज भी सॉल्व करेंगे। आज इसका भाग 2 है। इसमें हम परीक्षावाणी जो बुक है उस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। उसका एक एक पॉइंट आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दे रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नए बंदे जुड़ रहे हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, और आराम से क्लासेस को देखिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कल मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन बताया था कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो कल वाली वीडियो जिन्होंने भी आज नहीं देखी वो कल वाली वीडियो देख लें, उसमें सब चीज़ें बता रखी हैं, है ना। स्टार्टिंग से शुरू किया था हम लोगों ने, आरोपीय भाषा परिवार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें सारे परिवार जितने भी आर्य भाषा, हिंदी की भाषाएं, ठीक है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बारे में सब कुछ बता रखा है। तो आप लोग पहले जाके उस वीडियो को जाके देखेंगे तो उसमें से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है अगला, अभी हमने प्राचीन आर्य भाषा पढ़ ली थी, ठीक है। प्राचीन आर्य भाषा को पढ़ लिया था, है ना। प्राचीन आर्य भाषा को पढ़ लिया था। अब हम मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ेंगे और आधुनिक आर्य भाषा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम मध्यकालीन आर्य भाषा को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा के वृहत रूप को क्या कहा गया है, ठीक है। प्राकृत भाषा के वृहत रूप को कहा गया है मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है। और प्राकृत भाषा का कुल वर्ष मतलब काल कितने हैं, तो इसके काल हैं 1500 वर्ष, मतलब टोटल 1500 वर्ष तक मध्यकालीन आर्य भाषा रही, ठीक है। तो प्राकृत भाषा के 3 खंड कौन से हैं, ठीक है। 3 खंड कौन से हैं? प्रथम प्राकृत जो है वो पाली भाषा है, द्वितीय प्राकृत जो है वो है प्राकृत भाषा है, और तृतीय प्राकृत जो है वो अपभ्रंश भाषा है, ठीक है। इन तीनों के काल अलग अलग डिवाइडेड हैं। आने वाले क्वेश्चंस में सारे काल वाल आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से प्राकृत का कौन सा काल है, मतलब पाली का क्या काल है, प्राकृत का क्या काल है, अपभ्रंश का क्या काल है। हमने क्या किया है, मतलब तीनों जो हमारे पास काल हैं उनको खंडों में विभाजित, मतलब क्वेश्चंस में विभाजित करके आपको काल बता दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पाली भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पाली भाषा का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है दीपवंश में। किस में मिलता है? दीपवंश में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के सभी उपदेश कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में। जनरल सी बात है, बुद्ध अपने उपदेश पाली भाषा में ही देते थे, ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है। पाली का दूसरा नाम क्या है? बौद्ध प्राकृत, ठीक है। पाली का दूसरा नाम क्या है? बौद्ध प्राकृत, ठीक है। ये पहली स्लाइड हो गई जिसमें हमारे 6 क्वेश्चन थे। मैंने आपको बताया प्राकृत भाषा का वृहत रूप को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है। प्राकृत भाषा जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसके कुल वर्ष कितने हैं, कुल कुल टोटल वर्ष कितने हैं? 1500 वर्ष है। प्रथम प्राकृत कौन सी भाषा है? पाली भाषा। द्वितीय प्राकृत कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और तृतीय प्राकृत कौन सी भाषा है? अपभ्रंश भाषा, ठीक है। पाली भाषा को प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश में। गौतम बुद्ध के सभी उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। पाली का दूसरा नाम क्या है? बौद्ध प्राकृत, ठीक है। तो ये तो था पहली स्लाइड। दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरी स्लाइड में अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक ने अपने सारी भाषाओं में शिलालेखों में पाली भाषा का प्रयोग किया है। तो अशोक के शिलालेखों में भाषा कौन सी है? पाली। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल क्या है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा का काल है 500 बीसी से 1000 एडी। देखिए हो गया 1500, 500 बीसी से 1000 एडी तक टोटल 1500 वर्ष होते हैं। बीसी मतलब ईसा पूर्व और एडी मतलब ईस्वी, ठीक है। 500 से जो हमारे एक ईस्वी तक आने में 500 साल हो गए और एक ईस्वी से 1000 तक आने में 1000 साल हो गए। तो इसका मतलब पूरा मिला के कितना हो गया? 1500 साल, ठीक है। द्वितीय प्राकृत का अर्थ क्या है? तो द्वितीय प्राकृत का अर्थ है प्राकृत भाषा। पहली प्राकृत का अर्थ क्या था? पाली भाषा। और द्वितीय प्राकृत का अर्थ क्या है? प्राकृत भाषा। पाली भाषा का काल कितनी ईस्वी से कितनी ईस्वी तक था? तो पाली भाषा का काल था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। पाली भाषा का काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक।
और प्राकृत भाषा का काल क्या है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। याद रखिएगा, पाली भाषा का जो काल है वो है 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत भाषा का जो काल है वो क्या है, प्राकृत भाषा का जो काल है वो क्या है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, साहित्यिक प्राकृत की स्थापना इस संज्ञा किसे दी गई। तो जिस सीधी सी बात है, प्राकृत भाषा को दी गई, क्योंकि साहित्यिक प्राकृत की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इसी काल में, प्राकृत भाषा के काल में ही अधिकतर साहित्य लेखन शुरू हो चुका था। ठीक है, धार्मिक और लौकिक साहित्य की बहुलता इस काल में ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसलिए साहित्यिक प्राकृत को ही हमने क्या कहा, साहित्यिक प्राकृत की संज्ञा किसको दी गई, प्राकृत भाषा को दी गई। ठीक है, यहाँ से साहित्य लिखना शुरू हो गया था। ठीक है, धार्मिक और लौकिक साहित्य यहाँ से लिखना शुरू हो गया था। अब प्राकृत भाषा के कुछ लेखक हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। गाथा सप्तशती आप जानते हैं, हॉल ने लिखी है। ठीक है, रावण बहो, रावण बहो के लेखक प्रवर सेन है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आए ही नहीं है आज तक, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस का आने का बड़ा खतरनाक वो रहता है, संभावना है कि आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में फेस करो आगे। और हमारे चैनल में देखिए ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा दिए जा रहे हैं, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन क्वेश्चंस को नोट करते रहिए एक एक कॉपी में। 15-20 मिनट की क्लास होती है, मैं 25-30 मिनट आपको 25-30 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, 35-40 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। जीएस में तो 60-70 क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, उन क्वेश्चन को याद कीजिए बस, और एग्ज़ाम निकाल लीजिए। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, जहाँ पे फैक्ट्स बताने की ज़रूरत होती है वहाँ पे फैक्ट्स बताया जा रहे हैं। ठीक है, तो गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, हॉल। रावण बहू के लेखक कौन है, प्रवर सेन। गौडवाहो के लेखक कौन है, ये सब क्वेश्चन आपने हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। गौडवाहो के लेखक कौन है, वाक्पति। वज्जालग, देखिए नया नया नई रचना है, वज्जालग के लेखक कौन है, जयवल्लभ। वज्जालग, वज्जालग के लेखक कौन है, जयवल्लभ। कुमारपाल चरित के लेखक कौन हुए, कुमारपाल चरित के लेखक हुए हेमचंद्र। कौन हुए, हेमचंद्र। नेक्स्ट है, प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है, प्राकृत व्याकरण के लेखक हैं कौन है, प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है, हेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, पाली भाषा पढ़ा, प्राकृत भाषा पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, तीसरी भाषा पढ़ेंगे, वो है अपभ्रंश। क्या पढ़ेंगे, अपभ्रंश। ठीक है, तो अपभ्रंश क्या है देखते हैं हम। विद्वानों ने किस भाषा को संधिकालीन भाषा कहा है। ठीक है, तो विद्वानों ने किस भाषा को संधिकालीन भाषा कहा है, तो ये है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश को इन्होंने संधिकालीन भाषा कहा है क्योंकि ये भाषा बीच में है। ठीक है, ये भाषा क्या है, बीच में है। अवहट्ट, अपभ्रंश के बाद आएगी अवहट्ट, और अवहट्ट से पहले आएगी क्या, तुम्हारी प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत और अवहट्ट के बीच में ये भाषा है, इसको इसीलिए कहते हैं इसको संधिकालीन भाषा। ठीक है, संधिकालीन भाषा मतलब ये भाषा की संधियाँ कर रही है, मतलब भाषा को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपभ्रंश, अपभ्रंश, एक मिनट, अपभ्रंश का काल कितना है। देखिए फिर वही कहानी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हमने पाली का काल पढ़ा 500 ईस्वी से, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, फिर हमने प्राकृत भाषा का काल पढ़ा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर हमने तृतीय प्राकृत का काल पढ़ा, क्या पढ़ा, अपभ्रंश का काल पढ़ेंगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये स्लाइड भी हमारी खत्म हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, सबसे पहला प्रयोग पूछ सकते हैं हर उसका। ठीक है, जैसे पाली भाषा का मैंने आपको बताया, पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, महावंश में मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलेगा, पतंजलि के महाभाष्य में।
अपभ्रंश के प्रथम कवि, बहुत बढ़िया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, स्वयंभू हैं। स्वयंभू 783 ईस्वी में इन्होंने एक रचना लिखी पौमचर्यू। क्या लिखी? पौमचर्यू। पौमचर्यों की रचनाकार कौन है? पौमचर्यों के रचनाकार हैं स्वयंभू। ठीक है, पौमचर्यों के रचनाकार कौन है? स्वयंभू। ठीक है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। ठीक है, महापुराण जसहर चरयू के रचनाकार कौन है? महापुराण जसहर चरयू के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। महापुराण जसहर चरयू के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। अपभ्रंश परवर्ती, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अवहट्ट। क्या कहा जाता है? अवहट्ट। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को क्या कहा जाता है? अवहट्ट। ठीक है, ठीक है, ये अपभ्रंश नहीं होगा, ये अवहट्ट होगा। ये मैंने तीसरी क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, 30th क्वेश्चन में अवहट्ट होगा। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग 30 क्वेश्चन में देखेंगे। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किसने किया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। उनका ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। कौन से, क्या क्या था उनका रचना? वर्ण रत्नाकर। ठीक है, अवहट्ट का काल, सीधी सी बात है, 500 ईस्वी से लगभग 900 ईस्वी तक अपभ्रंश चला, और 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक क्या चला? क्या चला? अवहट्ट का काल चला। ठीक है, 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक अपभ्रंश चला, और 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक क्या चला? अवहट्ट का काल चला। ठीक है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य की घड़ी क्या कहलाएगी? अवहट्ट कहलाएगी। ठीक है, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी के मध्य की कड़ी क्या कहलाएगी? अवहट्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के हिंदी के क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन कम बना रहा हूँ, कुछ समय की थोड़ा अभाव है, समय उतना नहीं मिल पा रहा है कि हिंदी के क्वेश्चन बना पाऊँ। ठीक है, हम 2 क्लासेस दे रहे हैं लगातार, 3 क्लासेस। 12 तारीख के बाद से हम लोग लगातार क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बढ़ा के धीरे धीरे हम लोग हिंदी के क्वेश्चन भी 50-60 करीब कर देंगे। ठीक है, 25 से 30 मिनट की क्लास हर उसकी करेंगे। धीरे 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 सारी चीज़ें हो जाएंगी लगातार। मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि पहले थोड़ी कंटिन्यूटी बन जाए, लगातार आप लोगों को क्लास मिले, ताकि हम लोग आराम से बैठ के हर चीज़ अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, मिलते हैं कल जीएस की क्लास में शाम 7 बजे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन छाट के रख रहा हूँ। आप किसी भी कंपटीशन में, आप हिंदी में किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए। ऐसा नहीं है आप यूके ट्रिपल एस सी में ही बैठ रहे हैं, आप यूपी ट्रिपल एस सी में भी बैठ सकते हैं, आप केवीएस में बैठ सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, कोई सा भी लेवल क्रॉस कीजिए, आपको क्वेश्चन वहाँ अटैम्प्ट करने में आसानी होगी ही होगी। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। हम आपको इस तरीके से तैयारी कराएंगे जिसमें आप लोग को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलेंगे शाम 7 बजे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की क्लास में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं उन सब क्लासेस को यहाँ पे चलाया जाएगा। आगे आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होगी, नई वाली जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होगी, और जो हमारी पटवारी लेखपाल वाली परीक्षा होगी, गन्ना पर्यवेक्षक के फॉर्म आने वाले हैं। ग्रुप सी से मीन्स ग्रुप सी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सब की तैयारी आप लोगों को इन 1.5 घंटों में कराई जा रही है डेली। 7 बजे जीएस होता है, 7:30 बजे उत्तराखंड जीएस होता है, और 8 बजे हिंदी होती है, और लगातार ये रोज़ क्लासेस चलेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। राज्य का प्रशासनिक और प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा का भाग 3 हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो चलते हैं। इसमें मैंने कोशिश करी है कि इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन डाल देने की। अब इससे बाहर कुछ नहीं आना है, तो हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन को रखना है बस। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन वो नहीं बना पाएगा आयोग। अगर इससे बाहर उसने क्वेश्चन बना दिया तो फिर और ज़्यादा, फिर कोई इलाज नहीं है। इससे बाहर हम लोग नहीं जा पाएंगे, इससे बाहर आयोग क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तृतीय विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की सीटें कितनी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले वाले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि 36 सीटें किसकी थी, कांग्रेस की थी, और 19 सीटें किसकी थी, बीजेपी की थी। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद जब 2007 में तो क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, तो उस समय 36 सीटें किसकी आ गई थी, बीजेपी की आ गई थी। ठीक है, और 20 सीटें किसकी आई थी, कांग्रेस की आई थी। ठीक है, तो पहले विधानसभा चुनाव में 36 सीटें कांग्रेस की थी, 19 सीटें बीजेपी की थी, और दूसरे विधानसभा चुनाव में 36 सीटें बीजेपी की थी और 20 सीटें कांग्रेस की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और तृतीय विधानसभा चुनाव में दोनों बराबर बराबर थे। 31 सीटें किसकी थी, बीजेपी की थी, और 32 सीटें किसकी थी, कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस ने मिलजुल की सरकार बना ली, बहुमत लेके किसी तरीके से अन्यों से। जो सपा जितनी भी सीटें बचती हैं, 31 32 कितनी 63 सीटें होंगी नहीं, तो 7 सीटें जितनी मिलती हैं, तो 7 सीटों को मिला के अपनी सरकार बना ली। और मार्च 2015 तक उन्होंने क्या किया, बहुमत भी हासिल कर लिया था उपचुनाव को लड़के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, तृतीय विधानसभा में कुल महिलाएं जीती, कितनी महिलाएं जीती, 5 महिलाएं जीती। आप लोगों को पहले ही बता दूं, पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं जीती थी, और दूसरे विधानसभा चुनाव में भी 4 महिलाएं जीती थी, और तीसरे विधानसभा चुनाव में कितनी जीती थी, 5 जीती। ठीक है, तृतीय विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे, गोविंद सिंह कुजवाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तृतीय विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन बने, तो मुख्यमंत्री बने थे विजय बहुगुणा। ठीक है, तब आप तो जानते ही हैं उत्तराखंड में उठापटक का दौर रहता है, तो विजय बहुगुणा भी कुछ समय तक रहे और फिर हरीश रावत बन गए। देखते हैं हरीश रावत कब बने। तो विजय बहुगुणा कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे, 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा। ठीक है, विजय बहुगुणा 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। विजय बहुगुणा कब सीएम बने, अब ये याद रखिए। ठीक है, पहले सीएम जो बने वो बने 2 मार्च 2002 को। ठीक है, जब नरेंद्र तिवारी बने। फिर जब हमारे बीसी खंडूरी बने 2007 में, वो बने 8 मार्च 2007 को। ठीक है, 6 दिन बाद, मैंने आपको याद भी कराया था, 5 साल बाद 6 दिन बाद, तो 8 मार्च 2007 को क्या बने, बीसी खंडूरी बने। ठीक है, उसके बाद विजय बहुगुणा कब बने, विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 को। ठीक है, 13 मार्च 2012 को विजय बहुगुणा क्या बने, सीएम बने। ठीक है, उसके 5 दिन बाद, 5 साल बाद 5 दिन बाद, ऐसे याद रखिए। तो डेट याद रखना बहुत आसान है, 2 मार्च 8 मार्च 13 मार्च। ठीक है, 2002, 2007 और 2012, ये तो सभी को पता है कि कब कब हुए। चलिए नेक्स्ट है, विजय बहुगुणा ने इस्तीफा कब दिया। विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया 31 जनवरी 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा, ये वही डेट है जब तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, तृतीय विधानसभा चुनाव कब हुए थे, 31 जनवरी 2012 को। तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देते समय भी वही डेट थी, 31 जनवरी 2014। नेक्स्ट है, हरीश रावत कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने, तो ये 8वें क्रम के हैं, मैंने डेट लिख दी है, लेकिन ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 8वें सीएम थे हरीश रावत। ठीक है, और कब बने, 1 फरवरी 2014 को ये क्या बने, मुख्यमंत्री बन गए। नेक्स्ट है, तृतीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी कौन, कांग्रेस। कांग्रेस पूर्ण बहुमत कब तक प्राप्त कर चुकी थी, मार्च 2015। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि मार्च 2015 तक पूर्ण बहुमत, अपने दम पे जो बहुमत होता है वो प्राप्त कर चुकी थी कौन, कांग्रेस, मार्च 2015। सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आया हुआ है, उत्तराखंड में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा, तो वो कब से कब तक था, तो कब से कब तक था, 27 मार्च से 11 मई। ठीक है, कब से कब तक था, 27 मार्च से 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी
जो सरकार में सम्मिलित ना हो, ठीक है ना, तो उसके नेता को क्या कहते हैं? मैंने क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं लिखा है। उसके नेता को क्या कहते हैं? तो उसके सबसे बड़े नेता को कहते हैं विरोधी दल का नेता, ठीक है। उसके दल के नेता को क्या कहते हैं? विरोधी दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स कितनी है? तो लोकसभा की सीट है 5 और राज्यसभा की सीट से 3। जो विरोधी दल का नेता होता है, ठीक है, विपक्ष का नेता कहते हैं उसे, ठीक है, उसे कहते हैं विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता जो होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर क्या सुविधाएं दी जाती है, याद रखिएगा हमेशा। 2008 परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 14 विधानसभा सीटें हैं, याद रखिएगा, 14 विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? तो कौन सी है? अल्मोड़ा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? अल्मोड़ा। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 214, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 214। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? ये 20वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? ये 20वां उच्च न्यायालय है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जनरल सी बात है, जिस समय स्टेट की स्थापना होती है उसी समय उच्च न्यायालय की भी स्थापना हो जाती है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को क्या हुई? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के राज्य के अन्य न्यायालयों व न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद संख्या 127 में। किसमें है? 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या है 8। कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं ए देसाई। कौन है? ए देसाई। दूसरे हैं, प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? तो प्रथम रजिस्ट्रार हैं GCM रावत, ठीक है। प्रथम रजिस्ट्रार कौन है? GCM रावत। 45 फास्ट ट्रैक, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। तो 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब किया गया? अप्रैल 2001 में। कब किया गया? अप्रैल 2001 में। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ये, लोक अदालत की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार की स्थापना, ठीक है। सरकार ने क्या स्थापित किया है? तो स्थापना क्या की है सरकार ने? उत्तराखंड कानूनी सहायता परामर्श बोर्ड, ठीक है। सरकार की जो स्थापना है वो क्या है? उत्तराखंड संचालन कानूनी सहायता व परामर्श बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायतें कितने रुपए तक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 500 रुपये तक, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 500 रुपये तक कौन सुनवाई कर सकता है, ठीक है। आप ऑप्शन दे देंगे, न्याय पंचायत, जिला पंचायत, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए 500 रुपये तक की जो सुनवाई है वो न्याय पंचायत कर सकती है। लोकायुक्त विधेयक कब हुआ था? 1 नवंबर 2011 को पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा। लोकायुक्त विधेयक 1 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कब लागू की गई? 15 अगस्त 1947, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 15 अगस्त 1947 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय स्वरूप से लागू किया गया। तो जनरल सी बात है, जब 1959 में त्रिस्तरीय बलवंत राय समिति की सिफारिश मानी गई थी, तो 1961 में इसको लागू कर दिया गया यहाँ भी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। तो क्या लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप में निकाय के रूप में लागू किया गया 22 अप्रैल 1994, ठीक है। संवैधानिक रूप से मतलब संविधान की तरह उसको लागू किया गया निकाय के रूप में 22 अप्रैल 1994। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व विकास कार्यों के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण हेतु गठन किया गया है।
क्या किया गठन किया गया है? पंचायती राज निदेशालय, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ। ठीक है, ये तो आप ऐसे ही लगा लेंगे, इसको कुछ पढ़ने की दिक्कत नहीं है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यही होगा। नेक्स्ट है, पंचायतों में महिला का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। कब से किया गया? मार्च 2008 से। ठीक है, शायद बीसी खंडूरी ने किया था ये। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय क्या होता है? जिला पंचायत होता है। जिला सबसे ऊंचा होता है, जिला पंचायत। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। पहले जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है या उनका जो निर्वाचन होता है वो जनता करती है। ठीक है, फिर ये चुन के जाते हैं। फिर ये जब सदस्य बन जाते हैं तो सदस्य फिर आपस में वोट डालते हैं। मतलब इन सदस्यों में से कोई खड़ा होता है और फिर इन सदस्यों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष खड़ा होता है और सदस्य फिर इनको वोट देते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य पदेन सदस्य होते हैं किसके? जिला पंचायत के। जिला पंचायत के पदेन सदस्य ये सभी लोग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और क्या? लोकसभा, राज्यसभा और क्या? विधानसभा। जिला पंचायत का सचिव क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिला पंचायत का सचिव कहलाता है मुख्य विकास अधिकारी। जिला पंचायत का सदस्य क्या कहलाता है? मुख्य विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से कितने प्रकार की समितियां बनाता है? तो सीधी सी बात है, 6 प्रकार की समितियां बनाता है। अब समितियां बहुत ज़्यादा हैं तो समितियां आने की संभावना बहुत कम रहती हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन डाल दिया कितनी समितियां बनाता है। तो समितियां पूछ सकता है वो कितनी समितियां बनाता है, तो 6 समितियां बनाता है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष व 3 उपाध्यक्ष को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्रमुख और उप प्रमुख कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत होता है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है जिला पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, एक ग्राम पंचायत। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 निकाय होते हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, प्रमुख और उपप्रमुख कहते हैं किसको? क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्राम सभा के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य 20 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्षेत्र पंचायत में 20 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्षेत्र पंचायत सचिव क्या कहलाता है? उसको कहते हैं वीडीओ। क्या कहते हैं? वीडीओ। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, 5 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं। ठीक है, 5 से कम नहीं और 15 से अधिक नहीं। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कौन करते हैं? ग्राम सभा के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सदस्य करते हैं। ठीक है, मतलब सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही कौन करेंगे? 18 वर्ष से ऊपर के आयु के सदस्य। ग्राम पंचायत के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कम से कम 500 लोग तो कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है, किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने का कार्य कौन करता है? ये करते हैं राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। ग्राम सभा में प्रतिवर्ष बैठक कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो वो भी ग्राम पंचायत द्वारा ही होती है। नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? ये की गई 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट है, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? 1993 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, नगर निगम का गठन के लिए जनसंख्या क्या है? जनसंख्या मैदान में 1 लाख रुपए, पहाड़ में 90,000 या अधिक। ठीक है, तो नगर निगम की रचना किसके द्वारा कैसे होती है? एक होता है नगर प्रमुख, एक होता है डिप्टी मेयर और एक सभासद। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 चीज़ें होती है नगर निगम में। एक होता है नगर प्रमुख, आपको पता ही होगा, जो लोग नगरों में रहते होंगे उनको पता होगा। एक होता है डिप्टी मेयर, एक होता है सभासद। नेक्स्ट है, नगर प्रमुख का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? सभी को पता है 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है नगर प्रमुख का।
नगर पालिका परिषद की जनसंख्या, अभी मैंने इससे ऊपर उसकी जनसंख्या भी बताई थी, ठीक है। नगर निगम के गठन के लिए जनसंख्या मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 से अधिक बताया था नगर निगम के लिए। लेकिन नगर पालिका में 50,000 से 1 लाख होगी जनसंख्या मैदान में, और पहाड़ में 90,000 तक, मतलब 90,000 से कम हो सकती है, ठीक है। उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं? 8 नगर निगम हैं। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की और कोटद्वार। राज्य में कुल नगर पालिका कितनी? 41 नगर पालिका हैं। नगर पंचायत की संख्या कितनी है? नगर पंचायत की जनसंख्या कितनी होती है? 5,000 से 50,000। नगर पालिका जो होती है वो 50,000 से 1 लाख हो सकती है, लेकिन नगर पंचायत जो होगी 5,000 से 50,000 होगी। नेक्स्ट है, राज्य की कुल नगर पंचायतें कितनी हैं? 43 नगर पंचायतें हैं राज्य की। राज्य की कौन सी नगर पंचायतें मनोनीत है, मतलब उनमें चुनाव नहीं होते? ये हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसमें करा दिया, इसमें कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो छूटने लायक बचा नहीं है, ठीक है। अब इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मिलते हैं हिंदी की क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।